नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी साइंस, 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसकी साइंस, और अब हम 24 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट हुई है, शाम की जो शिफ्ट हुई थी उसकी जो साइंस है, जो प्रश्न विद्यार्थियों ने उपलब्ध करवाए हैं। और उन विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ जो विद्यार्थी सफर में यात्रा करते समय लगभग प्रश्न उपलब्ध करवा दिए उन्होंने टाइप करके। कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कुछ पर्सनल मैसेज से, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो प्रश्नों को कॉपी में लिख लिख के उपलब्ध करवा रहे थे। तो ऐसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपकी मैं आंसर की बना सकूं, इसलिए उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। तो जो जो विद्यार्थियों ने उपलब्ध कराए हैं, जो विद्यार्थियों को याद रहा है बाहर आने के बाद, वो प्रश्नों की आंसर की बना रहा हूँ। हो सकता है कोई प्रश्न में लैंग्वेज में फर्क हो सकता है, इस वजह से अगर प्रश्न की एक लैंग्वेज भी चेंज हो तो उत्तर चेंज हो सकता है। आप अगर साइको की बात करें तो प्रश्नों की अगर लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी भी, तो प्रश्न का उत्तर ही चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कुछ प्रश्नों में मिस्टेक हो, लेकिन जहां तक अगर प्रश्न यही है तो इसका आंसर यही होगा। और मैं जो बता रहा हूँ आरबीसी बुक में आपके मेरे अगर नोट्स पहले से पढ़ रखे हैं, या मेरी अगर 3 घंटे की जो मैराथन क्लास देखी थी, 3 घंटे के 3 वीडियो आए थे शॉर्ट नोट्स के, अगर वो भी आप देख के गए हैं तो भी आपको कोई ऐसा नहीं लगा होगा प्रश्न जो नया हो। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं बाहर से आए हो जो सारी शिफ्ट में आए हैं। सॉरी। तो देखो, पहला प्रश्न है एलईडी की फुल फॉर्म है। एलईडी की फुल फॉर्म आरबीसी बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, कंप्यूटर वाले चैप्टर में, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। एक प्रश्न आया था विद्युत सेल का कार्य है। विद्युत सेल का कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत सेल का कार्य। तीसरा प्रश्न आया था लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डुबोने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने कल वाला या जो 23 तारीख को जो शाम को पेपर हुआ था उसका पेपर देखा है तो ये प्रश्न वहां पे आया था कि लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डुबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चालन की विधि से गर्म ठंडी हो जाएगी, विकिरण की वजह से ठंडी हो जाएगी, संवहन की वजह से ठंडी हो जाएगी, या ठंडी नहीं होगी। तो ठंडी नहीं होगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर ये होगा। ये एनसीईआरटी क्लास 7 की 4th चैप्टर में पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं वहां पे दिया हुआ है। एक प्रश्न आया था मानव शरीर की परास कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये भी ध्वनि वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। या यहाँ पे आपके 20,000 की जगह 20 किलो हर्ट्ज लिखा है तो भी सही है। एक प्रश्न आता है यदि बल को दुगुना किया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता होगा दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। सॉरी, बल बटा क्षेत्रफल। बल को दुगुना मतलब 2 अप कर दिया और क्षेत्रफल को a/2 कर दिया तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4f/a मतलब 4 गुना हो जाएगा। दाब कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एक प्रश्न आया था सूर्य से ग्रहों का क्रम, मतलब दूरी के आधार पर सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है। तो आपको पता होगा पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये इनका क्रम है। ये भी मेरा बताया हुआ है, जो नोट्स थे हमारे उसमें भी लिखा हुआ था। एक प्रश्न आया था समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। यह भी मेरा बताया हुआ प्रश्न है। और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और पार्श्व परिवर्तन होगा। एक प्रश्न आया था यौन द्वारा संचारित हो गए। ये सुबह की शिफ्ट में भी आया था, प्रश्न चयन था उसमें सुजाकू रोग दिया हुआ था। यहाँ पे देवासीधा यौन द्वारा संचारित हो गए। तो यौन द्वारा संचारित है गोनेरिया और सिफिलिस, 2 रोग होते हैं जो यौन द्वारा संचारित होते हैं, जीवाणु जनित होने वाले रोग। जो गोनेरिया है इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न आया था काली खांसी का रोग कारक है। तो हिमोफिलिस पर्टुसिस नाम से एक रोग कारक है जो काली खांसी का, या जिसे पर्टुसिस भी बोलते हैं हम, उसका रोग कारक है। एक प्रश्न आया था मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, मतलब मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है किस में होता है। तो यह प्रश्न पिछली बार का रिपीट हुआ है, पिछली बार 2021 में भी आया था, हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा। एक आया था प्रकाश संश्लेषण में कौन शामिल नहीं है। O2, CO2, पानी, पर्णहरित। देखो क्लोरोफिल होता है, H2 होता है, CO2 होता है, लेकिन O2 शामिल नहीं है क्यों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का काम नहीं है। ऑक्सीजन तो बनती है, आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। एक प्रश्न आया था गोल्जी काय की खोज किसने की। यह प्रश्न आया था तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी और एक ब्लैक रिएक्शन विधि नाम की एक विधि दी थी जो अभिरंजित करने के लिए गोल्जी काय को, और उसी विधि के नाम से इसका नाम पड़ा है। कैमिलो गोल्जी के नाम से ही गोल्जी काय नाम बना है। एक प्रश्न आया था ग्लाइकोजन को पायरुविक अम्ल में टूटना
ये मैंने लिखना भूल गया हूँ शायद, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ये होगा इसका। एक आएगा सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है। देखो अगर विद्यार्थी ने जो ऑप्शन भेजे हैं उसके अनुसार आंसर होगा। अगर ऑप्शन में H2O नहीं है, अगर ऑप्शन में H2O नहीं है, H2 नहीं है, सॉरी, हाँ, अगर ऑप्शन में H2 नहीं है तो इसका आंसर होगा LPG। और अगर ऑप्शन में H2 है तो सबसे अधिक उसमें मान होता है वो H2 का होता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। और आपने देखा होगा LPG का उसमें मान सबसे, उसके बाद H2 के बाद LPG का होगा, उसके बाद शायद पेट्रोल का होगा, उसके बाद CNG का होगा, या पहले CNG या पेट्रोल इसका होगा, पहले H2 है उसके बाद LPG है, ये ध्यान रखना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, जिसमें अस्थियों में से संबंधित रोग है रिकेट्स, ये प्रश्न आया था हर एग्जाम में। देखो लेवल का आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूं मैं कि तीनों एग्जाम में एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न उठाए गए और तीनों प्रश्न एक एक शिफ्ट में दिए गए हैं। हालांकि जो इवनिंग वाली शिफ्ट हुई है 2 शिफ्ट हो चुकी थी, इस वजह से थोड़ी सी इजी आ रही है साइंस, बाकी तीनों शिफ्ट में एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न उठाए गए और पेपर बनाया गया है और पेपर का लेवल मेंटेन रखा गया ताकि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि स्केलिंग करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और विद्यार्थी मांग भी नहीं करेंगे स्केलिंग करने की या नॉर्मलाइजेशन करने की, क्योंकि विद्यार्थियों को सभी को लगता है कि मेरे डाउन हो जाएंगे या मेरे अधिक हो जाएंगे, अधिक किसी को नहीं लगता कि अधिक हो जाएंगे, सभी लगता है अपना पेपर हार्ड है और इस वजह से लग रहा है कि परसेंट नंबर कम ना हो जाए। इस वजह से कोई भी नॉर्मलाइजेशन की मांग मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि तीनों पेपर लेवल के हैं और सरकार का भी यही मंशा होगी शायद, तभी इन्होंने 3 पेपर सेम बनाए हैं और तीनों का लेवल भी सेम रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। एक प्रश्न आया था चावल की डंडी से चावल को अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। देखो ये प्रश्न कल एक विद्यार्थी ने कमेंट में किया था और विवाद करने लगा था इस प्रश्न पर, तो आप ध्यान रखना चावल की डंडी से चावल को अलग करना ये थ्रेसिंग ही है। और आजकल इसका मशीनों का उपयोग किया जाता है, पहले लकड़ी के पट्टे पर। और कल सुबह भी ये प्रश्न आया था, सेम प्रश्न आया था, उसमें आया था लकड़ी से अनाज की लकड़ी से अनाज को अलग करना, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो थ्रेसिंग होगा। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल कहलाती है, परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है जबकि बीजांड बीज कहलाता है। अंडाशय से फल उत्पन्न होता है जबकि बीजांड से बीज उत्पन्न होता है, ये मेरा करवाया हुआ प्रश्न है। अंडाणु परिपक्व में ये जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे यह प्रश्न आया है कि जो अंडाणु परिपक्वन है उसमें सहायक हार्मोन कौन सा है। तो आपने जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पढ़े थे, GTH पढ़ा था, उसके 2 प्रकार पढ़े थे, LH और FSH। तो ये जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है GTH, उसके 2 भाग है, एक LH है एक FSH है। तो जो ये FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी से ये अंडाणु परिपक्व में सहायक हार्मोन है ये FSH, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं जिसे। एक प्रश्न आया एक कोशिकीय यूकेरियोटिक समूह है, तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक समूह में जो मोनेरा वगैरह ये एग्जाम ऑप्शन में थे, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटिस्टा, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब बातें हैं। एक प्रश्न आया था अम्ल वर्षा से संबंधित गैस कौन सी है, तो आपको पता होगा अम्ल वर्षा से संबंधित गैस SO2 है, NO2 है और CO2 है। इस प्रकार की गैस हैं जो अम्ल वर्षा से संबंधित होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है SO2, अधिकांशतः SO2 ही है। एक प्रश्न आया था चींटी के काटने पर उपचार, ये मैंने बताया हुआ, मेरा नोट्स में भी है, शॉर्ट नोट्स में भी है, सब में दिया हुआ था। चींटी के काटने पर उपचार 2 प्रकार के उपचार करते हैं, एक तो कैलामाइन विलेन, एक बेकिंग सोडा। और जो कैलामाइन विलेन उसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो आपके शायद प्रश्न इस प्रकार से आया था कि कैलामाइन विलेन में जो चींटी के डंक में उपचार होने वाली कैलामाइन विलेन है उसमें कौन सा यौगिक होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें होगा जिंक कार्बोनेट। एक प्रश्न आया था थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कौन सा है, सुबह की शिफ्ट में आया था थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, तो उसमें पॉलीथीन ऑप्शन में था और यहाँ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक आया है। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का 2 उदाहरण होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का उपयोग जो विद्युत की स्विच है, बर्तनों की हत्या बनाने में काम आता है। मेलामाइन का आग बुझाने अग्निशामक यंत्र वाले है, जो आग बुझाने वाले जो व्यक्ति है उनके परिधानों के वस्त्र है वो मेलामाइन के बुलाए जाते हैं। एक प्रश्न आया था समुद्र से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है, तो वाष्पन। ध्यान रखना वाष्पन के माध्यम से समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न आया था खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल में एग्जाम्पल था मक्का, तो मक्का है खरीफ की फसल है। एक प्रश्न आया था स्वेद ग्रंथियों का प्रकार है, और ये प्रश्न को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों शिफ्ट में प्रश्न आना, एक ही टॉपिक से एक ही ग्रंथियों से 3 ग्रंथियां होती है, तीनों से सवाल आना। जो हमारे आया था वो आया था होलोक्राइन,
जो श्वेत ग्रंथियाँ, जो त्वचा में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, शिरोमिनस ग्रंथियाँ पाई जाती है, उनसे संबंधित होती है होलोक्राइन। जो मेरोक्राइन है वो लार से संबंधित होती है, और जो एपोक्राइन है वो स्तन ग्रंथियाँ से संबंधित होती है, दुग्ध ग्रंथियाँ जो होती है उनसे संबंधित होती है, मेमरी ग्लैंड से संबंधित होती है। तो कल दोपहर जो सुबह पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 24 तारीख को, वो उसमें आया था एपोक्राइन, उसमें आया था एपोक्राइन। एपोक्राइन का मतलब होता है जो मात्र स्तन ग्रंथियाँ, मात्र जनन स्तन ग्रंथियाँ, कुछ ऐसा प्रश्न आया था, तो उसमें होता है एपोक्राइन। और जो तेली ग्रंथियाँ थी वो थी होलोक्राइन, और जो लार वाली ग्रंथियाँ हैं वो मेरोक्राइन। तो इसका सही आंसर होगा होलोक्राइन। ये भी आपके वापस वहाँ पे तेली ग्रंथियाँ दिया हुआ था, यहाँ श्वेत ग्रंथियाँ, मतलब जो त्वचा से संबंधित जो भी शिरोमिनस ग्रंथियाँ हैं, चाहे तेली ग्रंथियाँ हो चाहे श्वेत ग्रंथियाँ हो, वो सब होलोक्राइन कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा होलोक्राइन मेरे हिसाब से। बाकी देखो कोई पर्सन मिस्टेक हो सकती है, कुछ पर्सन आरबीसी बोर्ड वगैरह एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, या कुछ हमारे नोट्स में भी नहीं है, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो पर्सन में, लेकिन लगभग यही आंसर है। और बाकी शिफ्ट से आपका पेपर ईजी आया है, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, तो बाकी आप देख लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल टारगेट विद MS में मिल जाएगी, और इनके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। आगे थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से नोट्स है प्रोवाइड कराने का काम मैं टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।